नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के लिए कल लोग वोट डालेंगे और उसके बाद शाम तक एग्जिट पोल आ जाएगा। सारे जितने भी पोलस्टर्स हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं चुनाव के, वो अपनी-अपनी दावे करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। वो पूरे शाम रात टेलीविज़न के लिए एक एंटरटेनमेंट का एक स्रोत वो बन जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो में एक खास विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं और आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें, ताकि आपको हम एक बहुत ही ऐसी बात बताएँगे जो आपको आम तौर पर सुनने को नहीं मिलता है, और वो कहीं न कहीं वो एक डिसाइसिव फैक्टर बन सकता है इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव के परिणाम के लिए। निर्णायक हो सकता है वो एक फैक्टर, वही निर्णय तय कर सकता है। इतना बड़ा दम है उस ताकत में। सबसे पहले हम बात करें 2008 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव का। 1998 में और 2003 में 2 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद शीला दीक्षित अपनी हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, और विजय कुमार मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा थे। 10 साल का कार्यकाल हो चुका था शीला दीक्षित का। लोगों में बोरियत आ गई थी। लोगों ने कहा कि एक चलो विकल्प के बारे में सोचते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत जोर लगाया कि इस बार तो कम से कम शीला दीक्षित को और कांग्रेस को दिल्ली में हरा ही देंगे। और विजय कुमार मल्होत्रा, जिनका राजनीतिक कद पार्टी के अंदर में लाल कृष्ण आडवाणी के बराबर सा था, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। लेकिन पासा पलट गया। लोगों को लगा कि विजय कुमार मल्होत्रा से तो अच्छा जो है शीला दीक्षित ही है, इनमें क्या बुराई है, इन्हीं के साथ चलते हैं। विजय कुमार मल्होत्रा एक अजीब सी छवि उनकी थी। तीरंदाजी के भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता में से थे, उम्र के काफ़ी ऊंचाई पर थे वो, और कहीं न कहीं लोगों के साथ संवाद में वो दिखाई पड़ते नहीं थे, और जो छवि थी उनकी, वो निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय वाली नहीं थी। तो इस तरह से 2008 में भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त कैंपेन के बावजूद शीला दीक्षित ने हैट्रिक चुनाव जीत लिया। 2013 तक वो सत्ता पर काबिज रहे, 15 साल रहे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है, और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं, और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। अरविंद केजरीवाल ने उनको नई दिल्ली विधानसभा सीट से हरा दिया, और लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। 15 साल लगातार मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में की सत्ता में काबिज रहने का जो रिकॉर्ड शीला दीक्षित के नाम था, उसको अरविंद केजरीवाल नहीं तोड़ पाए, और 11 साल कुछ महीने के बाद ही मुख्यमंत्री के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शर्तें लगा रखी हैं उनके ऊपर कि वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनका जाना ना जाना बात बराबर ही है, क्योंकि ना कोई ढंग का वो निर्णय ले सकते हैं, ना कोई फाइल देख सकते हैं। तो ऐसे में एक अपंग मुख्यमंत्री से अच्छा उनको ऐसा लगा कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। विषय ये नहीं है, विषय कुछ और है। हम उसके ऊपर आ रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हम बने रहें, क्योंकि ये जो हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, ये 2025 दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। दावे से हम कभी कुछ नहीं कहते हैं कि ये हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है। सरकार जो है, राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और एक जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, इन दोनों को मिलाकर करके बनता है। लोकतंत्र जरूर है, इसमें चुने हुए लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन सरकार का जो एक रीढ़ है, एक जो ढांचा है, उसमें हम कह सकते हैं कि बाबू लोग जो हैं, जो जिनको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिनको नौकरशाही कहते हैं, वो एक रीढ़ होती है किसी भी सरकार का।
ये कितना महत्वपूर्ण है और शीला दीक्षित के लिए ये ब्यूरोक्रेसी कितना कामयाब रहा था उनके राजनीतिक जीतों के लिए, ये आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं और एक वाकया देके बताते हैं। याद कीजिए, जो दिल्ली में पहले से रह रहे हैं, 2009-10 के आसपास जो दिल्ली में थे लोग, आप में से कई लोग होंगे, उनको याद होगा कि एक बीआरटी कॉरिडोर, जो कि पुष्प विहार खान जो खानपुर का इलाका है दिल्ली का, दक्षिणी दिल्ली के दूर पे, खानपुर से लेकर के आईटीओ के बीच एक बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बीआरटी कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय शीला दीक्षित की सरकार ने लिया। तो मतलब ऐसे ही दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहता है, लोग ऐसे ही मशक्कत करते हैं अपने दफ्तर घर जाने के लिए, और ऐसे में शीला दीक्षित ने ये निर्णय ले लिया कि एक लेन जो है उसमें सिर्फ बस चलेंगी और कुछ नहीं चलेगा, और उसके लिए काफ़ी सारा स्ट्रक्चर बना दिया, तोड़-फोड़ कर दिया, और उसके वजह से ट्रैफिक काफ़ी बाधित हुआ। शीला दीक्षित की मीडिया में जो है काफ़ी बुराइयाँ शुरू हो गई, लोगों में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। कोई और राजनीतिक वहाँ पर हस्ती होता तो उसकी भी जो विल पावर है वो डगमगा जाता, लेकिन शीला दीक्षित ने अपने मुख्य सचिव जो राकेश मेहता थे उस समय, 100% उनके साथ वो खड़ी रही। और राकेश मेहता का कहना था, जब हम लोग उनसे मिला करते थे, उनसे पूछते थे कि इतनी सारी जगहसाही हो रही है आपकी सरकार की, इतने सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, क्यों आप ये ऐसा कर रहे हो? वो कहते थे कि फेल हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, मान लेंगे कि फेल हो गए, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे कि दिल्ली की जो ट्रैफिक की जो समस्या है, अगर इस बीआरटी कॉरिडोर से उसका सलूशन निकल जाता है तो बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा, और उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। तो ये प्रयास तो करूंगा, अगर फेल हो गया तो मान लूंगा कि फेल हो गया, हट जाऊंगा इसके पीछे, लेकिन बिना प्रयास किए नहीं हटूंगा। और मुख्यमंत्री ने, शीला दीक्षित ने उनको पूरा सपोर्ट किया। बीआरटी कॉरिडोर बना भी, और वो डिजास्टर रहा, फेल हुआ। और जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उनके बहुत सारे पहले निर्णयों में एक निर्णय ये भी था कि उस बीआरटी कॉरिडोर को खत्म करना, जो कि खत्म भी कर दिया गया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो फेल हो गया प्रोजेक्ट, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, यानी कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है, दोनों के बीच का जो संबंध था वो बहुत ही प्रगाढ़ था। और वो कारण था कि मुख्यमंत्री भी खड़ी रही अपने मुख्य सचिव के साथ, मुख्य सचिव भी मुख्यमंत्री का हमेशा साथ देते रहे, और एक जो छवि बनी थी वो 15 साल का रिकॉर्ड शीला दीक्षित ने कायम किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बहुत ही अच्छा सामंजस्य था। अब आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ये सामंजस्य आज के तारीख में है? पिछले अगर हम 18 महीनों की बात करें, इसलिए हमने आपको कहा था कि इस पूरे वीडियो को पूरे आप देखें, अंत तक देखें, क्योंकि अब हम जो है मुद्दे पर आते हैं। पिछले 18 महीने से जो दिल्ली सरकार की जो स्थिति है वो एक अपंग सरकार की स्थिति है। अपंग सरकार को अंग्रेजी में, जो गवर्नेंस वाले लैंग्वेज में, लेम डक कहते हैं। कि सरकार जो है, जो मंत्री हैं, उनके किसी भी डायरेक्शन को ब्यूरोक्रेसी दखलंदाजी करे, ना माने, ना सुने, और मीटिंग ऐसी हो जहां के मंत्री वीडियो क्लिप बनाते हो ब्यूरोक्रेसी का ये दिखाते हुए कि रूल बुक, कि आप हमें ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं। अब दिल्ली सरकार में जो नौकरशाही है वो पिछले 18 महीनों से रूल बुक दिखाया कर रहे हैं मंत्रियों को कि आप ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं, ये आदेश नियमावली के विरुद्ध है। और इस तरह कर करके हम देखते हैं कि जो दिल्ली सरकार की जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा, दोनों के बीच बिल्कुल भी संबंध नहीं है, कोई भी वर्किंग रिलेशन नहीं है, हम ये कह सकते हैं दावे के साथ। और हमारे पास कई सारे दिल्ली सरकार को कवर करने वाले हमारे पत्रकार जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं उनमें बहुत बड़ी खाई है।
इतनी बड़ी खाई है कि उन्हें पाटना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में 18 महीने से इस तरह का लेम डक गवर्नमेंट दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली सरकार का काम बनता है कि उन सारे मुद्दों को अप फ्रंट आकर करके सामना करे। जब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन गई, जब राजघाट पर हे बापू जो हमारे महात्मा गांधी की जो समाधि है वो लगभग आधा से अधिक पानी में डूब गया उस बाढ़ की स्थिति में, तब दिल्ली सरकार की जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनसे काम नहीं हुआ। एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स हैं उनको बुलाना पड़ा, और उन्होंने जो नाले जो चौक हो रखे थे उन्होंने खुद जाकर के जो गोताखोर थे वो जाकर के उन चौक नाले को खोला, तब जाकर के स्थिति सुधरी। दिल्ली में बाढ़ से स्थिति, मानसून के मौसम में बेसमेंट में बच्चों का डूब करके मर जाना, प्रदूषण जो कि 6 महीने से गैस चैम्बर जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं और जो नौकरशाही है उन दोनों के बीच थोड़ा भी वर्किंग रिलेशन नहीं है। और दिल्ली के चुनाव में ये लोगों के बीच इस विषय का संवाद होता हुआ दिखाई पड़ा है। हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो ये विषय का संवाद हो रहा है, लेकिन ये विषय कितना बड़ा विषय बनेगा, क्या ये निर्णायक साबित होगा? लगता है कि निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन नतीजा 8 तारीख को जब आएगा तब उससे मालूम चलेगा। लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है। क्या दिल्ली के लोग एक अपंग सरकार को चुनेंगी या मजबूत सरकार को चुनेंगी? क्या दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी, चुनाव के नतीजा कुछ भी हो, क्या वो जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ सही व्यवहार करेंगे और ढंग से काम करेंगे? ये सही कई सारे सवालों के जो जवाब हैं वो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। हम आप चाहते हैं कि आप भी इस विषय के ऊपर अपने विचार रखें। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।